हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज कराने वाला हूं, वो है एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल ड्रग यानी कि आपके चेस्ट पेन, जिसको एंजाइना का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये मेन होता है, जो आपका सिम्टम वो क्या होता है? चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन, यानी कि करेजा में दर्द उठता है। किस साइड? लेफ्ट साइड, है ना। तो उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन होती है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी करेजा में जिसको दर्द उठता है भाई, उसकी दवाएं पढ़ने वाले हैं। खैर वो हंसी मजाक की बात है, लेकिन बहुत सीवियर कंडीशन होता है। एंटी एंजाइनल ड्रग्स आज के क्लास का टॉपिक है एंड ये हम लोगों को फार्माकोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है, जो कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सेकेंड पार्ट रहने वाला है। ठीक है, चलो ये देखो, अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो इस चैप्टर में आपको एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ना था, मैं पढ़ा चुका हूं, उसका लेक्चर देख लेना। आज हम लोग एंटी एंजाइनल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एंटी एंजाइनल सबने से पहले आपको थोड़ा एंजाइना, क्योंकि एंटी एंजाइनल ड्रग क्या है? एंजाइना को ट्रीट करेगा, उसको एंटी एंजाइनल ड्रग कहेंगे। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या है? तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करेगा। तो पहले ये पता होना चाहिए कि भैया हाइपरटेंशन क्या होता है और किस वजह से होता है। जिस वजह से हो रहा है उसका इलाज दे दो, हो जाएगा ठीक। वही बात है कि कोई भी बीमारी पढ़ने से पहले उस बीमारी के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एंड इस डिजीज को खैर मैंने थेरेपेटिक्स में पढ़ाया था, लेकिन जो लोग पढ़े बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो घबराओ मत, यहाँ पढ़ लो। पहले बीमारी पढ़ो, बीमारी का कारण पढ़ो, देन आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। अच्छा, ये एंजाइना पेक्टोरिस, इस एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। क्या होता है? तो द टर्म एंजाइना क्या कह रहा है? देखो, द टर्म एंजाइना रेफर्स टू चेस्ट पेन। इसका मतलब ये होता है क्या? चेस्ट पेन, सीने में दर्द, और खास करके किधर साइड होता है? लेफ्ट साइड, क्योंकि हार्ट में आपका लेफ्ट साइड है ना। हाँ, चेस्ट सेंटर में हो रहा है, जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो गैस वाला दर्द हो सकता है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है चेस्ट में पेन, अगर राइट साइड में हो रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, लेकिन लेफ्ट साइड में हो रहा है तो वो एंजाइना हो सकता है, आपको दिक्कत आ सकती है। द टर्म एंजाइना रेफर्स टू चेस्ट पेन ब्राउट। ये कब होता है? ब्राउट मतलब होता है कब होना, ऑन बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स। यानी अगर हार्ट के मसल को, मान लो, देखो मैं एक इमेज दिखा रहा हूं, हृदय की मांसपेशियां हैं, ये देखो हृदय की मांसपेशियां हैं, उसको भी ब्लड चाहिए होता है, और ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन ग्लूकोज पहुंचता है, फिर वहां पे एनर्जी बनती है, एंड वो ब्लड जो हार्ट है आपका काम करता रहता है, बीट करता है। सोचो क्या होगा कि अगर जो हार्ट को ब्लड वेसल्स जो खून पहुंचाती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है, ग्लूकोज पहुंचाती है, उस ब्लड वेसल्स का नाम है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब उस आर्टरी में अगर ब्लॉकेज आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, या तो किसी तरीके से वहां पर अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए। अथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है, जैसे यहां देख रहे हो पीला पीला जम गया है, ये देखो हार्ट का मसल्स है, उसको थोड़ा जूम करके दिखाया गया, इसके ब्लड वेसल्स हैं जो उसको ब्लड सप्लाई देता है, कोरोनरी आर्टरी। उसके दीवार में देखो किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जम गया है, कोलेस्ट्रॉल जम गया है ना। इस जमे हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से रास्ता काफी सकड़ा हो गया है, जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए, जितना ग्लूकोज जाना चाहिए, उतना नहीं जा पा रहा है, और किसी कारण से ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं है, थोड़ा रास्ता है, अब गौर करोगे तो दिखेगा, थोड़ा रास्ता है, थोड़ा स्पेस है, उसी से थोड़ा थोड़ा पहुंच रहा है। इससे क्या होगा कि हार्ट के मांसपेशी के उस हिस्से तक, जिस हिस्से तक मान लीजिए सही से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इनएडिक्वेट मतलब है सही, एडिक्वेट मतलब सही मात्रा में, इनएडिक्वेट मतलब सही मात्रा में नहीं पहुंचेगा, तो वहां पे क्या होगा? सही मात्रा में नहीं पहुंचेगा, तो जहां पे भी ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंचता है, वहां दर्द उठ जाता है, वहां पे दर्द उठता है, क्योंकि वहां अवायवीय, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटेगा और वहां लैक्टिक एसिड बनेगा, जिससे दर्द उठ जाएगा। यानी कि अगर कहीं पे भी बॉडी के किसी भी जगह पे, चाहे पैर का सेल हो या हाथ साल का सेल हो, वहां पर अगर सही मात्रा में ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं पहुंचा तो एनर्जी, भाई ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं होगा तो दर्द उठ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वही वाली बात है, हार्ट के ब्लड मसल्स तक अगर एडिक्वेट, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से बंद हो गया, पूरी तरीके से बंद हो जाएगा हार्ट अटैक आ जाएगा, पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? पार्शियली ब्लॉक हुआ है ना, रास्ते नैरो हो गए हैं, जिससे इनएडिक्वेट मात्रा जा रहा है, पूरा नहीं जा पा रहा है, हल्का कम जा रहा है, जरूरत से कम जा रहा है उसके हार्ट मसल्स में, जिससे कि चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, उसी को एंजाइना कहते हैं। ठीक है, कह रहा इट इज अ साइन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एंजाइना कोई बीमारी नहीं है, सिम्पटम है, बीमारी का नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी, इसको शॉर्टकट में सीएडी कहते हैं, काफी बार पूछा हुआ है फुल फॉर्म, तो याद रखना सीएडी का मतलब कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, कोरोनरी आर्टरी क्या होता है? अभी मैंने बताया कि देखो, दिल को जो ब्लड पहुंचाता है, दिल को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ग्लूकोज वगैरह पहुंचाता है, उस आर्टरी का नाम कोरोनरी आर्टरी है।
कोरोनरी आर्टरी है। अगर उसी आर्टरी में बीमारी हो जाए तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एंड उसी आर्टरी में प्रॉब्लम, जैसे मान लो वहाँ कोलेस्ट्रॉल जम गया है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस उसी को कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो गया या तो ब्लॉकेज हो गई, तो उसमें बीमारी हुई तो उसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। यानी एंजाइना कोई बीमारी नहीं है, एंजाइना एक सिम्टम है किसका, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। यानी एंजाइना का मतलब सिंपल है चेस्ट पेन। अगर चेस्ट पेन किसी को हो रहा है तो चेस्ट पेन कोई बीमारी नहीं है, चेस्ट पेन एक लक्षण है किस चीज, किस बीमारी का, तो यहां पर दिखा रहा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कहीं ना कहीं उसके कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम है, कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम है। तो वही बोल रहा है इट इज अ साइन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड इज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज ए टाइटनेस, प्रेशर एंड स्क्वीजिंग इन द चेस्ट। एंड फ्रीक्वेंटली इसमें कैसा फील होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, टाइटनेस, चेस्ट में बहुत भारीपन लगेगा, प्रेशर फील होगा और स्क्वीजिंग इन द चेस्ट, लगेगा स्क्वीज कर रहा है कोई, स्क्वीज मतलब निचोड़ना, कैसे नींबू लेके निचोड़ते हो तो वैसा लगेगा सीने को कोई निचोड़ रहा है ना, उस तरीके का चुभन वाला दर्द होगा। ठीक है, तो वही होता है एंजाइना। ठीक है, हाँ, तो एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब है सीने में दर्द, मतलब एंजाइना कोई बीमारी नहीं है, सिम्टम है, लक्षण है। ये सीने में दर्द होना, दबाव महसूस करना, ये चीजें क्या होती है, एंजाइना होती हैं, जो तब होता है जब दिल को पर्याप्त खून और ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब दिल को, अरे भाई बॉडी के किसी भी जगह तक, ब्रेन तक अगर सही से ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो भाई माइग्रेन हो जाता है, ब्रेन में दर्द, माथा में दर्द उठ जाता है। वैसे हार्ट में भी है, हार्ट कुछ अलग थोड़े है ना। हाँ, तो ये होता है एंजाइना बीमारी। अब देखो एंजाइना के कारण क्या क्या हो सकते हैं, एंजाइना का कारण क्या क्या हो सकता है वो सीने में दर्द का। तो पहला तो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम हो गया, कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम हो गया, मोस्ट कॉमन यही कारण है, द मोस्ट कॉमन कॉज, सबसे कॉमन कॉज यही है। प्लेक, प्लेक बनना मतलब फैटी डिपॉजिट। मान लो ये हार्ट है, ये आपका सुंदर सा दिल है, राइट, हाँ सुंदर सा दिल है। अब इस दिल को जो ब्लड वेसल्स पहुंचा रहा है ऑक्सीजन, उसमें अगर मान लो क्या बन गया, प्लेक बन गया। मैं ग्रीन कलर से आपका प्लेक बना दे रहा हूँ, एक्चुअली होता है ये येलो टाइप का है, लेकिन मान लो ये प्लेक बनना, गांठ बन जाना, किस चीज़ का गांठ, हल्का हल्का स्पेस है, ये जो प्लेक बन गया है ना, ये जो प्लेक बना ये किस चीज़ का प्लेक है, तो कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल यानी फैटी डिपॉजिट्स, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, एलडीएल, एलडीएल जिसको एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल आप लोग पढ़े होंगे, एलडीएल ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो चिपकू होता है, वो जाके चिपक जाता है। ठीक है, हाँ, तो मोस्ट कॉमन कॉज है फैटी डिपॉजिट्स बिल्ड अप इन द आर्टरीज, उस आर्टरी में, ये कोरोनरी आर्टरी नाम है, इस आर्टरी में फैटी बिल्डअप्स बन जाते हैं, आर्टरीज में वो फैटी डिपॉजिट हो जाता है, मेकिंग दैम नैरो, नैरो मतलब है सकड़ा, जगह पतला कर देता है, एंड रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो को कम कर देता है। क्या कर देता है, ब्लड फ्लो को कम कर देता है। और जहां ब्लड फ्लो कम हुआ यानी ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगा, ग्लूकोज भी नहीं, इसी की वजह से वहां पर दर्द हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और एक कारण ये हो सकता है, मोस्ट कॉमन तो ये है, और एक कारण ये हो सकता है कि हो सके कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म आ जाए, यानी उसमें कहीं कोई प्लेक नहीं है, कहीं कोई फैटी डिपॉजिट नहीं है, लेकिन उसमें अचानक से क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरी में संकुचन हो गया किसी कारणवश। स्पाज्म मतलब होता है संकुचन, चिपक गया, कुछ देर के लिए चिपक गया टेम्पररीली, फिर वो आपस से सही हो जाता है, लेकिन कई बार होता है टेम्पररीली चिपक गया, तो उस वजह से भी दर्द हो सकता है कि कुछ देर के लिए हुआ, ब्लड सप्लाई कम हुआ तो दर्द हो सकता है। तो वही बोल रहा है समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स मतलब है कभी कभी, आर्टरीज टेम्पररीली टाइटन, टेम्पररीली यानी कि परमानेंटली नहीं बोल रहा, हर समय के लिए नहीं, टेम्पररीली कभी कभी ऐसा होता है कि टाइट हो जाता है। ठीक है, स्पाज्म, रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो है ना, जिससे ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा, इवन देयर इज नो प्लेक, कोई प्लेक नहीं है फिर भी, है ना, तो इस कंडीशन में भी ये फिर वापस ठीक हो जाता है, लेकिन सही है। अब इंक्रीज डिमांड फॉर ऑक्सीजन, कई बार होता है कि ऑक्सीजन का डिमांड हार्ट को ज़्यादा हो जाता है, यानी आप एंजाइना का दर्द अक्सर आदमी को ज़्यादातर तब उठता है जब वो हैवी वर्क करता है। मान लो बहुत ज़्यादा दर्द, पहले तो प्लेक हल्का बना हुआ है, रास्ता पतला है, अगर मान लो रेस्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तब तो उतना ज़्यादा दर्द नहीं उठा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खैर उसमें भी होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में मान लो सो रहा है तब तक तो कम कम काम करना पड़ता है, हार्ट का रेट कम है, तब तक उतने से काम चल पा रहा है। अचानक से वो एक्सरसाइज किया, रनिंग किया, स्ट्रेस लिया, हार्ट बीट बढ़ गया, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए कि ज़्यादा काम कर रहा है, तो अब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए लेकिन जा नहीं पा रहा, तो उस कंडीशन में दर्द उठ जाएगा। तो वही बोल रहा है, हार्ट का ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ गया, हार्ट को ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, है ना, तो अगर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया तो उस कंडीशन में भी होता है कि एंजाइना का दर्द उठता है। सिचुएशंस लाइक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कर रहा हो, स्ट्रेस ले लिया, कोल्ड वेदर यानी ठंडा मौसम है, उस समय पे हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है, वेदर इंक्रीज, हार्ट नीड्स फॉर ऑक्सीजन, हार्ट को चाहिए ऑक्सीजन, विच नैरोड द आर्टरी, और कहीं आर्टरी नैरो है जिस वजह से आपको वो नहीं मिल पाएगा,
तो फिर दर्द उठ जाएगा। ठीक है, ये सब कारण है। अब ये सब कारण जान गए तो भैया इसका तरीका क्या होगा इसको ठीक करने का। हम ऐसा दवाई देंगे जो भैया ये कोरोनरी आर्टरी को क्या कर दे, कुछ देर के लिए, अगर रास्ता पतला हो गया है, अगर रास्ता सिकुड़ गया है, मतलब सिकुड़ गया है या तो पतला हो गया है, तो हम तुरंत से क्या चाहेंगे, देखो कभी भी कोई दवा तुरंत से इमरजेंसी में ये कोलेस्ट्रॉल को हटा नहीं देगा, नेवर, है ना। कोलेस्ट्रॉल को हटाना बहुत, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस मतलब क्या कहते हैं, रोका जा सकता है, तो वो समय लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उसका इलाज तो ये नहीं होगा अचानक से किसी को दर्द उठा सीने में तो क्या करोगे कि आप भाई कोलेस्ट्रॉल हटाने वाली दवा, नहीं वो नहीं चलती। यहाँ पर चलेगा क्या, जो जल्दी से उसको डायलेट कर दे, फास्ट एक्शन शो करे, जल्दी से उसको डायलेट कर दे, यानी कि उस नली को, कोरोनरी आर्टरी को फैला दे। तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसी दवा चाहिए जो इस आर्टरी को फैला दे, जिससे क्या होगा कि कितनों प्लेक है लेकिन फैला देगा तो स्पेस हो जाएगा, जिससे ब्लड सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो जी हाँ, इसमें इसलिए यूज होता है नाइट्रोग्लिसरीन। देखो मैंने फ्रंट पेज पे आपको लगाया है, नाइट्रोग्लिसरीन फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है एंजाइना का, एंजाइना बीमारी का फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन। ये देखो नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल टैबलेट, और मैंने बताया इसका तुरंत काम होना चाहिए, इंस्टेंट एक्शन। तो ऐसा नहीं क्योंकि दर्द उठाए तो तुरंत ठीक होगा ना, तुरंत ठीक करना है, क्योंकि दिल का दर्द है भाई बहुत खतरनाक होता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम इसको मुंह में ओरली नहीं लेते हैं, इन्हें ही पानी डाल खाएंगे, क्योंकि पेट में जाएंगे, डिसइंटीग्रेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, तब जाकर काम करेगा, नहीं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वगैरह होगा। इसको सबलिंगुअल रूट से लिया जाता है। एक नाइट्रोग्लिसरीन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये बताओ भाई फर्स्ट चॉइस फॉर एंटी एंजाइनल ड्रग, यानी एंजाइना के लिए फर्स्ट चॉइस कौन सा है, तो नाइट्रोग्लिसरीन है। नाइट्रोग्लिसरीन को किस रूट से लिया जाता है, तो सबलिंगुअल रूट से लिया जाता है। एंड सबलिंगुअल रूट मतलब क्या होता है, तो मतलब जीव को, लिंगुआ यानी जीव, लिंगुअल मतलब जीव, या तो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के नीचे का पोस्ट, वैसे सबलिंगुअल यानी लिंगुआ के नीचे, यानी जीव के नीचे रखा जाता है इस दवा को, तो ये सबलिंगुअल दवा होती है। एंड यहाँ से फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, तुरंत से क्विक एक्शन करता है, और इसका फर्स्ट काम ही होता है कि आपके कोरोनरी आर्टरी को तुरंत जाके फैला देता है, तुरंत विदिन 2 से 5 मिनट में, 10 मिनट में ये फैला देता है, जिससे दर्द आराम हो जाती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई सही हो जाता है। ठीक है, बाकी और भी अलग अलग दवाएं चलती हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस इमरजेंसी कंडीशन में तुरंत से ये दवा दी जाती है। ठीक है, हाँ, अगर किसी को हार्ट अटैक वगैरह भी है, मान लो यही कंडीशन में हार्ट अटैक आ जाएगा, कैसे, मान लो किसी तरह से ब्लॉकेज हो गया, पूरी तरीके से रास्ता ब्लॉक हो गया, पूरी तरीके से रास्ता ब्लॉक हो गया, तब क्या करेगा पूरी तरीके से, तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक आ जाता है। तो उस कंडीशन में जल्दी से जल्दी कोशिश किया जाता है कि उसमें एक चीज़ और होता है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज नहीं होता है, उसमें मान लो वहाँ पे किसी तरह से मतलब क्या कहते हैं, क्लॉट बन गया, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, प्लेटलेट एग्रीगेट हो गया और पूरी तरीके से रास्ता को ब्लॉक कर दिया। हार्ट अटैक में कोरोनरी आर्टरी में पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो जाता है, तो ब्लड सप्लाई एकदम से बंद होगा, तो बहुत जोर का दर्द उठेगा, एंड फिर वो इमरजेंसी सिचुएशन है, तुरंत से अगर जो एक्शन नहीं लिया गया तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो वैसे कंडीशन में कहा जाता है कि अगर आपको फील हो, अचानक से पेशेंट गिर जाए, हार्ट अटैक का सिम्टम दिखे कि भाई अचानक से दिल में बहुत जोर से दर्द उठा है, तो भाई नाइट्रोग्लिसरीन सबसे पहले जीभ के नीचे दे दो उसका। दूसरा काम करो कि उसको एस्पिरिन, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, ये सब दवा को चूर चार के या फिर घुर घार के पिला दो, या तो बोलो चबा के खा जाने पानी से, क्या कि जल्दी से जल्दी खाएगा तो वो क्या होगा कि फर्दर प्लेटलेट, नाइट्रोग्लिसरीन इसको डायलेट करेगा, सबसे पहली बात डायलेट करेगा, तो अगर ब्लॉकेज हो भी गया होगा तो रास्ता खाली हो जाएगा, तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन जाएगा, तो पेशेंट का जान बच सकता है। उसके बाद क्या करना है कि वो एस्पिरिन दिया जाता है, क्योंकि एक बार क्लॉट बना तो लगातार क्लॉट बनता रहता है, तो एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट होता है, वो प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकता है, क्लोपिडोग्रिल भी, तो उससे क्या होता है कि वो वापस क्लॉट नहीं बनता, तो और ब्लॉकेज नहीं होता है। ठीक है, तब फिर उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाना है, यानी कि उसी कंडीशन में डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो भैया फिर मुश्किल है, इमरजेंसी कंडीशन होता है हार्ट अटैक भाई। अब फिर हार्ट फेल्योर क्या होता है सर, हार्ट फेल्योर में क्या होता है, हार्ट फेल्योर में ऐसा कुछ नहीं है, इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। हार्ट फेल्योर में एक्चुअली होता है ना, लंबे समय तक किसी को क्रोनिक हाइपरटेंशन है, बहुत ज़्यादा हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है और ब्लड सप्लाई उतना इफेक्टिव मात्रा में लंबे समय तक नहीं मिल पा रहा है, तो हार्ट का कोई हिस्सा कमजोर हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो बीट नहीं कर पा रहा है, हार्ट अटैक में पूरी तरीके से हार्ट बीट करना बंद कर देता है, क्योंकि हार्ट के सेल डेड होने लग जाते हैं। ठीक है, एंजाइना में दर्द उठता है क्योंकि भाई ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रहा है। ठीक है, जबकि हार्ट अटैक में पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो जाता है। हार्ट फेल्योर में क्या होता है ना, हार्ट का कोई हिस्सा लॉन्ग टर्म तक में कमजोर हो जाता है, कोई एक हिस्सा, है ना, कोई एक हिस्सा या दो हिस्सा कमजोर हो जाता है। कमजोर होना मतलब क्या है, वो बीट तो करेगा लेकिन उतना पावरफुल्ली बीट नहीं कर पाता है, यानी जितना हार्ट का पावर होना चाहिए उतना पावर नहीं होता है, वो पावर हार्ट का कम हो जाता है, इसलिए कहते हैं हार्ट फेल कर गया,
इंजन फेल होना मतलब क्या आता है? इंजन फेल होना, इंजन का पावर कम हो जाना। इंजन तो चल रहा है लेकिन कम पावर से। वैसे हार्ट फेल्यूर है, हार्ट फेल्यूर में हार्ट चल रहा है लेकिन कम पावर से। वो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होता, हार्ट फेल्यूर से कोई आदमी मरता नहीं है ना, कोई आदमी मरता नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक से मरता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है, ये आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपको जानकारी होना चाहिए और आपको जानकारी देना भी है। नॉन मेडिको हो, मेडिको हो, कोई भी हो, अभी के टाइम पे हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन केस हो गया है। अभी मेरे कुछ दिन पहले ही बहुत दुखद के साथ आपको बताना पड़ रहा है, बहुत जल्द, मतलब कल की ही बात है, बहुत जल्द क्या बोलूं, कल की ही बात है, हमारी फार्माकोग्नोसी की मैम थी, उनके पति को हार्ट अटैक आ गई, अचानक से डेथ हो गया, है ना, अचानक से डेथ हो गया। तो उस कंडीशन में देखो भाई, हर समय तो ये दवा रहती नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि ये दवा रखनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी पेशेंट को दो, ताकि पेशेंट कुछ देर के लिए वापस से एक्टिवेट हो एंड फिर डॉक्टर के पास लेके जाओ। ठीक है, चलो खैर, बहुत सारी टॉपिक्स चीज़ें आपको आगे पढ़ना है, लगातार हमारे साथ बने रहोगे, सब कुछ धीरे धीरे सीखोगे। एंड एंटी एंजाइनल ड्रग्स अब पढ़ो। एंटी एंजाइनल जो जिसको अभी तक का बात अगर समझ में आया तो आगे, मैं याद रखना मैं टाइम पास नहीं कर रहा था, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब आगे पढ़ोगे बहुत आसान होगा, सिर्फ पीपीटी पढ़ना है क्योंकि कॉन्सेप्ट सब कुछ बता दिया। एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन ड्यू टू मायोकार्डियल इस्चीमिया। अच्छा सर, इस्चीमिया वर्ड का मतलब क्या है? इस्चीमिया का मतलब एक बार लिखने आ गया। इस्चीमिया का मतलब होता है कहीं पे भी लो ब्लड सप्लाई, है ना, लो ब्लड सप्लाई या इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो मैंने भी तो यही बताया कि भाई चेस्ट पेन होता है एंजाइना पेक्टोरिस में, क्यों? क्योंकि मायोकार्डियल यानी कि मसल्स ऑफ हार्ट के मसल्स को इस्चीमिया हो जाता है। इस्चीमिया यानी कि ब्लड सप्लाई सही से पहुंच नहीं पाता, है ना। हाँ ठीक है। और हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? अगर इस्चीमिया हुआ, ब्लड सप्लाई कम हुआ तो हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया का मतलब आप लोग बताना, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाना। ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस, दिल की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी। दिल की मांसपेशियों में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण सीने में दर्द हो जाता है। यहाँ पे सीने में दर्द होता है। कॉज क्या है? तो ब्लड सप्लाई टू हार्ट, यानी हार्ट तक जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाता है। देखो नीचे की ओर एरो है, कम हो जाता है। हार्ट मसल गेट लेस ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। हार्ट मसल्स को जब ब्लड सप्लाई कम होगा तो ब्लड के माध्यम से ही ऑक्सीजन जाता है, न्यूट्रिएंट्स जाता है, वो भी कम हो जाएगा, जिससे आपका पुअर हार्ट फंक्शन, हार्ट उतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। कारण दिल तक खून कम पहुंचना, दिल तक कम खून पहुंचेगा, मांसपेशियों को कम ऑक्सीजन और पोषण मिलना, दिल ठीक से काम नहीं कर पाता, इससे दिल में दर्द उठ जाता है। कहीं पे भी अगर सही से और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वहां पे दर्द उठेगा। ठीक है। हाँ, यूज ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स का उपयोग क्या है? ट्रीट एंजाइना, एंजाइना को ट्रीट करने, बाय रीस्टोरिंग ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड बैलेंस इन द हार्ट। यानी जो ये चेस्ट पेन हुआ अगर किसी को, तो भाई एंटी एंजाइनल ड्रग यूज करेंगे। एंटी एंजाइना का काम क्या होगा? एंजाइना को ट्रीट करना। कैसे ट्रीट करेगा? तो जो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया है उसको वापस से रीस्टोर करना बैलेंस वे में, यही आपका एंटी एंजाइनल ड्रग कहलाता है। एंटी एंजाइनल दवाएं दिल में ऑक्सीजन की आपूर्ति और जरूरत का संतुलन बनाए रखकर एंजाइना का इलाज करती हैं। यानी कि दिल में ऑक्सीजन को संतुलित करके रखना है। इफेक्ट रिलीफ इन चेस्ट पेन, इससे क्या होगा? चेस्ट पेन से रिलीफ मिलेगा। इंप्रूव हार्ट फंक्शन, हार्ट और अच्छा से काम करेगा। हिंदी में बोले तो सीने के दर्द में राहत होगा एंड दिल का काम बेहतर करेगा, दिल का काम बेहतर कर देगा। ठीक है, ये होते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। अब इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, लेकिन मुझे पहले बताना एंजाइना क्या होता है, एंजाइना के बारे में थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो क्लियर हुआ तो फिर आगे क्लासिफिकेशन भी क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर हुआ हो तो सुनना ध्यान से। एंजाइना पेक्टोरिस एक बीमारी है, बीमारी नहीं एक सिम्टम है। क्या? इसमें चेस्ट पेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होता है हार्ट मसल्स तक। अब एक कारण क्या क्या हो सकता है? तो मेनली तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, सीएडी की वजह से होता है। सीएडी की वजह से मुख्य तौर पर होता है, कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है। हाँ, अब एंटी एंजाइनल ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन जिसको एंजाइना समझ में आया क्या होता है, किस वजह से होता है, एंटी एंजाइना क्या होता है, कैसे वो ठीक करेगा, अगर इतना समझ में आया, कंसेप्ट बना गया मन में, ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, तो एक बार कमेंट में अपना दिल बना देना, मुझे समझ में आ जाएगा। एक बार कमेंट में दिल बना दो, देन मैं आपको, किसको किसको क्लियर हुआ भाई? इतने सारे बच्चे हो लाइव, और डेली पढ़ो यार, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स अब आ रहे हैं कोलोजी में। यही तो कोलोजी का हार्ट है भाई, ये सब चैप्टर, है ना। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलो अब आप लोग आगे इसके क्लासिफिकेशन को देखो। मैं चैट ऑन रहने देता हूं, आप लोग कुछ परेशान मत करना। देखो भाई, यहां पर हम लोग सबसे पहले वैसोडाइलेटर का मतलब समझते हो? वैसोडाइलेटर यानी मैंने क्या बताया, अगर वहां पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो गया है,
रास्ता नैरो हो गया है तो उसको किसी तरह से रास्ता फैलाना है, फैलाने के लिए क्या करना होगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना होगा। यस, तो वेसो डायलेटर्स का इस्तेमाल होता है। अब ये वेसो डायलेटर्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये वेसो डायलेटर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ होता है जो ऑर्गेनिक नाइट्राइट और नाइट्रेट्स होते हैं, कुछ होते हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये भी कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। मैंने बताया क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हैं वो स्मूथ मसल से बने हुए हैं, अगर उसमें कैल्शियम की एंट्री इनिबिट हो जाएगी, कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी वो रिलैक्स हो जाएगा। और पोटेशियम चैनल ओपनर, इससे भी हाइपर पोलराइजेशन क्रिएट होगा एंड यहाँ से भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो 3 प्रकार का होता है, उसमें आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट एग्जांपल में है, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्राइट है, नाइट्रोग्लिसरीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोग्लिसरीन, सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन का सबलिंगुअल टैबलेट। देखो मैंने बता दिया नाइट्रोग्लिसरीन अलग से मतलब एक पेज में लगा दिया, नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल टैबलेट, सबलिंगुअल रूट से लिया जाता है ना, जो कि नाइट्रोस्टेट के नाम से या मार्केट में अलग अलग नाम से मिल जाएगा, ये फाइजर के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, ये नाइट्रोग्लिसरीन फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है एंजाइना के लिए। ठीक है ना। 0.3 mg 0.4 mg इसका डोज होता है, 0.5 mg तक, उससे ज़्यादा नहीं। 0.4 mg देखो, 0.3 mg है ना, यहाँ पे देख लो, दिख रहा है। ठीक है, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं डोज देना है, तो इसका ज़्यादा डोज आता ही नहीं, उतना ही आता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपके क्या क्या आ जाएंगे, एम्लोडिपिन आ जाता है, निफेडिपिन आ जाता है, डिल्टिएजाम आ जाता है, वेरापेमिल। आपको मैंने बता दिया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को याद रखने का ट्रिक है कि कैल्शियम, कैल्शियम मतलब कल फॉर कैल्शियम, देखो सी, कैल्शियम में CAL कल आता है ना, कल क्या लगाओगे, पिन, तो पिन वर्ड लगा होता है, देखो एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, डिल्टिएजाम, वेरापेमिल, ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेंगे। एंड पोटेशियम चैनल ओपनर का एग्जांपल है निकोरनाडिल, है ना, नहीं करो ना। पोटेशियम चैनल को जब ओपन करने जाओगे ना तो बोलेगा नहीं करो ना, नहीं करो ना, नहीं तो दिल दुखेगा मेरा, नहीं करो ना, नी करो ना, दिल दुख जाएगा। अरे पोटेशियम चैनल को ओपन करने जाओगे ना तो बोलेगा नी करो ना, नी करो ना, यानी नी कोरनाडिल, नी कोरनाडिल, नी करो ना, दिल दुख जाएगा, नी कोरनाडिल। ठीक है, पोटेशियम चैनल ओपनर। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद क्या ड्रग यूज करेगा, बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी यहां पे भी बीटा ब्लॉकर यूज होता है क्योंकि हार्ट का बीट रेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया है उस समय पर, है ना, हार्ट बीट का रेट, एंजाइना का दर्द होता है, एक तो कारण है कि ब्लड वेसल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ, दूसरा क्या है, हार्ट ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया, हार्ट बहुत ज़्यादा बीट कर रहा है, तो हार्ट के बीट रेट को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल होता है। और बीटा ब्लॉकर मैंने बता रखा है कि बिटवा सब बकलोल होता है, जैसे एटिनोलॉल, मिटोप्रोलॉल, नोडालॉल, प्रोपेनोलॉल, ये सब बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। ठीक है। हाँ, अब मेटाबॉलिक मॉडिफायर्स, मेटाबॉलिक मॉडिफायर्स में आपके रेनोलाजिन एंड ट्री मेटाजिडीन वगैरह आ जाते हैं, लेकिन इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। चलो, मेन ड्रग जो था मैंने बता दिया। अब इसका चार्ट देख लो, अब इसके चार्ट को देख लो, चार्ट को देख लो। एंटी एंजाइनल ड्रग अगर एग्जाम में बनाना हो तो चार्ट के फॉर्म में बनाना, ज़्यादा नंबर मिलेंगे। चार्ट के फॉर्म में क्या होगा, तो देखो नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स होते हैं, नाइट्रेट्स जो कि वेसोडाइलेटर्स होता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। अब नाइट्रेट्स में भी एक होता है शॉर्ट एक्टिंग और एक होता है लॉन्ग एक्टिंग, पूछा हुआ है। शॉर्ट एक्टिंग में क्या होता है भाई, शॉर्ट एक्टिंग में याद रखने ना, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट जिसको सबलिंगुअल कहते हैं, ये इसमें आता है शॉर्ट एक्टिंग, और नाइट्रोग्लिसरीन भी इसी में आता है, नाइट्रोग्लिसरीन भी इसी में आता है। ठीक है, जो कि शॉर्ट एक्टिंग होता है। लॉन्ग एक्टिंग में होता है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट ओरल। अगर जो नाइट्रोग्लिसरीन जो सबलिंगुअल लिया जा रहा है, सबलिंगुअल लिया जा रहा है, ये शॉर्ट एक्टिंग है। लेकिन जो आपका आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट, अगर नाइट्रेट, ये देखो डाइनाइट्रेट है, वो ओरल लेंगे तो वो लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगा, ओरल लेंगे लॉन्ग एक्टिंग हो जाएगा। आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, है ना, ट्राइनाइट्रेट, टेट्रानाइट्रेट, ये सब चीज़ क्या हो जाता है ना, सब आपका लॉन्ग एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग में आपका नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल, और अगर आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट भी, नाइट्रेट भी ले रहे हैं तो ये क्या, सबलिंगुअल रूट से, तो वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। ठीक है, मेन है नाइट्रोग्लिसरीन, सब याद रख लेना। ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में बेटवा सब बकलोल होता है, तो बीटा ब्लॉकर याद रख लेना, प्रोपेनोलॉल, मिटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल। ठीक है, और भी कुछ है लेकिन 2-3 लिख देना, काम हो जाएगा। ठीक है। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अब है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। डोज अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ तो देख लेना, मैं भी देख लूंगा, थोड़ा डोज का आइडिया मेरे को उतना नहीं है अभी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो कल क्या लगाओगे, कल क्या लगाओगे, पिन, पिन लगा रहता है, एम्लोडिपिन,
नाइट्रेडिपिन, है ना, निफेडिपिन, और 2 ड्रग वेरापेमिल डिल्टियाजाम भी याद रख लेना। ये सवाल अक्सर बन जाता है क्योंकि सबको पता है कि मिथिलेश बाबू ने सिखा दिए हैं सबको पिन वाला, तो सब सही कर देता है। एग्जामिनर पूछ देता है वेरापेमिल कौन सा ड्रग है, तो बच्चा कंफ्यूज जाता है, तो एक्सेप्शन है, याद रख लेना। वेरापेमिल डिल्टियाजाम भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। पोटेशियम चैनल ओपनर, तो पोटेशियम चैनल जैसे पोटेशियम को ओपन करने जाओगे ना तो कहेगा नी करो ना पोटेशियम चैनल को ओपन करोगे तो क्या कहेगा, नी करो ना दिल दुख जाएगा, नी करो ना दिल दुख जाएगा, नी कोरोना डिल, ठीक है। और अदर एंटी एंजाइनल ड्रग में भी आपके आ जाते हैं, आपको मन है तो अदर एंजाइनल रखो, नहीं तो नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ये लिख देना, नाइट्रेट्स लिख देना, बीटा ब्लॉकर लिख देना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ओपनर, काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका क्या है, ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, है ना, इसका काम करने का तरीका क्या है। तो जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स हैं, ये सिंपल नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड होते हैं, नाइट्रस एसिड एस्टर्स होते हैं, ग्लिसरल, हैविंग डिफरेंट वोलेटिलिटीज, जैसे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, नाइट्रोग्लिसरीन इज मॉडरेटली वोलेटाइल, एमाइल नाइट्राइट इज हाईली वोलेटाइल। फालतू चीजें ये सब काम का नहीं है, चलो लिखा हुआ है बस पीपीटी में पढ़ लो। यानी ऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आर सिंपल नाइट्रेट, है ना, और नाइट्रस एसिड होते हैं जिसमें आपके जैसे कि आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट आता है, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट आता है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट और मोनोनाइट्रेट, ये सब रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जबकि आपके नाइट्रोग्लिसरीन जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये नाइट्रोग्लिसरीन, ये आपका मॉडरेटली वोलेटाइल, हल्का वोलेटाइल होता है, यानी कि ये उड़ सकता है, मतलब इवेपोरेट हो सकता है। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सबलिंगुअल, याद रखना आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट को सबलिंगुअल फॉर्म में देते हैं, एज इट वर्क्स मच फास्टर, देखो लिखा ना, बहुत तेजी से काम करता है, व्हेन एब्जॉर्ब थ्रू द लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की लाइनिंग से एब्जॉर्ब होता है बहुत तेजी से, दे सकते हैं ओरल भी, लेकिन फास्ट एक्शन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का सबलिंगुअल रूट में, इवन नाइट्रोग्लिसरीन भी सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। काम क्या करता है ये, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है हीमोडायनेमिक एक्शन, यानी रिलैक्स करता है सिस्टेमिक वेन को और आर्ट्रियोल्स को, शरीर की सिराएं व छोटी धमनियों को ढीली कर देती है, रिलैक्स करता है, कॉज वेसोडाइलेशन, नसें फैला देता है, ब्लड पुल्स पेरिफेरली, खून शरीर के किनारे में जमा हो जाती है। कहने का मतलब है कि ये जो देखो नॉर्मल ब्लड वेसल्स ऐसा है, इतना एरिया था, तो इसको खोल करके और ज़्यादा बढ़ा देता था, उससे आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बीपी भी यहाँ पे कम हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, ब्लड ज़्यादा जाएगा, समझ रहे हो ना, तो ये डायलेट करने का काम करता है, ठीक है। देखो वेनस क्या कर रहा है, देखो आपका कार्डियक आउटपुट, दिल में लौटने वाला खून और कार्डियक आउटपुट कम कर देता है, ठीक है, यानी कि आपका हार्ट रेट वगैरह को भी कम करता है, प्रीलोड को कम करता है। इतना ज़्यादा भाई मैं समझ सकता हूँ कि इस पर आप लोग फंस जाओगे, छोड़ो इतना ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, मैंने जो बताया एकदम सिंपल समझो कि वैसोडाइलेशन करता है, बस वैसोडाइलेशन करता है तो ज़्यादा बेटर है, इसके चक्कर में रहोगे फंस जाओगे। चलो बहुत बढ़िया, चलो अब है ये वैसोडाइलेटर होता है, इतना ही आपको पढ़ना है। अब कैसे वैसोडाइलेटर होता है बस उसको मत जानो, इतना जानो। देखो इंडिकेशन कहाँ यूज़ करना है, नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड एज ऑल वेराइटीज ऑफ एंजाइना, हर प्रकार के एंजाइना में यूज़ होता है ना, एंजाइना के टाइप भी होते हैं, वो पढ़ लेना, थेरेपेटिक्स में मैंने पढ़ाया था। इट इज़ यूज्ड एट द ऑनसेट ऑफ एमआई पेन, मैंने बताया ना, एमआई मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक का पेन है उस समय भी इसको यूज़ कर सकते हैं, हार्ट अटैक का पेन है उस समय पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, हार्ट अटैक का पेन है उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बस 10 मिनट और क्लास चलेगी, खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स आर यूज्ड इन द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक हार्ट फेल्यूर, इवन हार्ट फेल्यूर के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। आईवी सोडियम नाइट्राइट आईवी सोडियम नाइट्राइट यूज होता है साइनाइड के पॉइजनिंग में, साइनाइड पॉइजनिंग अगर हो जाए तो सोडियम नाइट्राइट का इस्तेमाल होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कहाँ यूज नहीं करना है, तो नाइट्रेट्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी एक कंडीशन, एक बार पूछा गया था कि कार्डियोमायोपैथी क्या होता है, बताओ तो किसी को याद है ना, बताओ भाई क्या होता है इसका, क्या कहते हैं कार्डियोमायोपैथी का मतलब क्या है। वेरी गुड आमिर जैसा ही बता रहे आप, है ना। साइनाइड पॉइजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनाइड पॉइजनिंग के लिए सोडियम नाइट्राइट का इस्तेमाल होता है, देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पे बताया गया है, हाँ सोडियम नाइट्राइट का इस्तेमाल। भाई बताओ कार्डियोमायोपैथी क्या होता है, तो कार्डियोमायोपैथी में एक्चुअली क्या होता है ना, तो देखो कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है कि हार्ट के जो मसल्स हैं वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं,
हार्ट के मसल्स क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। नॉर्मल हार्ट में ऐसा है और कार्डियोमायोपैथी में देख रहा है ना, बड़ा हो गया है। हार्ट का मसल थोड़ा एनलार्ज हो जाता है, मायोकार्डियम एनलार्ज हो जाता है, तो उसको कहते हैं। तो मायोकार्डियम जिसका एनलार्ज है, कार्डियोमायोपैथी है, उसको नहीं देना होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। सीवियर एसिटिक क्या है, सीवियर एसिटिक और माइट्रियल स्टीनोसिस हो, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रीकार्डाइटिस हो, क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो, इवन ग्लूकोमा का, क्लोज एंगल ग्लूकोमा के पेशेंट को भी नहीं देते हैं, ठीक है। हाँ, अब है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेगा, तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ब्लॉक करता है एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स। ये दवाएं एल टाइप के कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। इसका ट्रिक क्या है, हमने बताया था पिन लगाएंगे, यानी कि ये आपका कम करेगा, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करेगा। तो कैसे करता है, तो ये क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं आपका, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके ये स्मूथ मास से बना हुआ है, इसमें अगर कैल्शियम की एंट्री होगी, कैल्शियम की एंट्री होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, संकुचित होगा, तो ये कैल्शियम का चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिससे कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी। कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी तो वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो उससे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सप्लाई बढ़िया होगा। तो ये कह रहा है इट रिड्यूसेस द कैल्शियम एंट्री इनटू द कार्डियक एंड वेस्क्यूलर स्मूथ मसल सेल्स, यानी जो कार्डियक यानी हार्ट का मसल्स वहाँ, और वेस्क्यूलर यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसके जो नलियाँ हैं उसमें कैल्शियम की एंट्री को कहीं ना कहीं कम कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, वहाँ पर वो रिलैक्स हो जाती हैं और अच्छे से ब्लड सप्लाई होता है। तो कह रहा है दिल और रक्त नलिकाओं की कोशिकाओं में कैल्शियम का प्रवेश कम हो जाता है, कैल्शियम का प्रवेश कम हो जाता है। रिड्यूस्ड कैल्शियम कॉज रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स कर जाते हैं, जिसको वैसोडाइलेशन कहते हैं। कैल्शियम कम होने से नसें फैल जाती हैं, कैल्शियम कम होने से क्या हो जाती हैं, नसें फैल जाती हैं। वैसोडाइलेशन होता है, वैसोडाइलेशन जिससे कि ब्लड प्रेशर भी कम होता है, इसलिए इसको हाइपरटेंशन में भी यूज करते हैं, है ना। हाँ, नसें फैलने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी डायलेट हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी भी फैल जाती है। कोरोनरी आर्टरी वही आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड दे रही है, वो आर्टरी भी फैल जाती है, जिससे वहां ब्लड फ्लो बढ़िया हो जाता है हार्ट मसल्स तक, यानी कोरोनरी धमनियां फैलकर दिल तक खून को सप्लाई बढ़ा देती हैं, है ना। पोटदार कह रहे हैं कि सर डायलेट नहीं करता, डायलेट नहीं करता, क्या कौन बोल दिया डायलेट नहीं करता। रिलैक्स करना मतलब रिलैक्स करना, जैसे देखो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, संकुचित है, रिलैक्स होना, अपने पोजीशन में वापस आ जाना, और थोड़ा थोड़ा डायलेट भी हो जाता है, फैल भी जाता है ना। जैसे कॉन्स्ट्रिक्टेड था पहले, अब रिलैक्स हुआ तो थोड़ा फैला ना जी, थोड़ा फैला ना। हाँ, तो उसमें लिए घबराओ नहीं, थोड़ा फैला ना, समझिए। देखो ये रिलैक्स करता है, ये बात सही है, लेकिन अगर मान लो पहले से कॉन्स्ट्रिक्टेड है, अब वो रिलैक्स हुआ तो थोड़ा फैला, फैलेगा कि नहीं। हाँ, तो वही वाली बात है, ठीक है। हाँ, इससे क्या हो जाता है, कार्डियक वर्कलोड कम हुआ, ऑक्सीजन डिमांड वगैरह कम हुआ, दिल का काम और ऑक्सीजन की आवश्यकता कम होती है, जिससे कि एंजाइना का सिम्टम कम हो जाता है। देखो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या हो जाएंगे, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिमांड ऑन द हार्ट, यानी हार्ट का ऑक्सीजन डिमांड को कम करेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट को दे देगा, है ना, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी को खोल दे रहा है। तो वही बोल रहा है डिक्रीज सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस, आपके ब्लड वेसल्स को खोलेगा तो उससे रेजिस्टेंस कम होगा, बीपी कम हो जाएंगे, एंड ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगा, क्योंकि हार्ट को दिल की ऑक्सीजन की आवश्यकता कम होती है। कारण, क्योंकि दिल को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाएगा तो दिल का ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगा और ब्लड भी पहुंचेगा, तो उससे एंजाइना का सिम्टम सही होगा। कोरोनरी आर्टरी को डायलेट भी करता है, याद रखना, सीधा सीधा लिखा हुआ है, कोरोनरी आर्टरी को फैलाने वाली दवाएं हैं। ये क्या होती हैं, सीसीबीज यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सीसीबी, है ना, ध्यान रखना। ये पोटेंट कोरोनरी आर्टरी डायलेटर है, यानी ये शक्तिशाली कोरोनरी आर्टरी फैलाने वाली दवाएं हैं, डायलेट कर देती हैं एपिकार्डियल आर्टरीज को, बड़ी एपिकार्डियल धमनियों को फैलाती हैं। ऑल्सो डायलेट स्मॉल इंट्रामायोकार्डियल आर्ट्रियोल्स, यानी छोटे छोटे जो मायोकार्डियल आर्ट्रियोल्स हैं, यानी हार्ट के मसल्स में जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं उसको आर्ट्रियोल कहते हैं, ठीक है। मायोकार्डियल यानी कि हार्ट के मसल्स में जो छोटी छोटी धमनियां हैं उसको भी फैलाता है, उससे फैलाता है, तो वहां पे भी ब्लड सप्लाई अच्छा जाता है। इफेक्टिव इन कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, अगर मान लो एक कंडीशन कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में संकुचन हो गया, संकुचित हो गया इस जगह पर, तो उसको संकुचन को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। कोरोनरी स्पाज्म में भी प्रभावी होता है, कोरोनरी स्पाज्म में भी प्रभावित होता है। इफेक्ट ऑन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, चलो भाई इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पेरिफेरल मतलब देख लो क्या है कि भाई वैसोडाइलेशन को भी करता है, यानी जो भी पेरिफेरल क्या कहते हैं रक्त नलिका है उसको भी फैला देता है ना। रेजिस्टेंस ब्लड प्रेशर वगैरह कम करता है। चलो इसका डोज क्या है, तो डोज ऑफ एम्लोडिपिन इज 5 से 10 mg ओरली वंस अ डे, एक दिन में 5 से 10 mg दिया जाता है। इनिशियल डोज 2.5 mg इंडिविजुअल में होता है, हेपेटिक इंपेयरमेंट है तब, एंड इन एल्डरली, है ना, एल्डरली पेशेंट में।
डोज ऑफ वेरापेमिल 80 से 160 mg होता है 3 टाइम्स इन अ डे। इंडिकेशन क्या है? सीसीबी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबल एज वेल एज वेरिएंट एंजाइना। स्टेबल एंजाइना हो, वेरिएंट एंजाइना हो, यानी स्टेबल में क्या होता है, वो प्लेग की वजह से दर्द उठा, वेरिएंट में स्पाज्म की वजह से हो सकता है, तो उसको भी ठीक करता है। ठीक ठीक है। कोई कह रहा है इन वेरिएंट एंजाइना में ये रिलैक्स करता है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। ये देखो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हुआ था, उसको रिलैक्स कर देता है वेरिएंट एंजाइना में। तो इंक्रीज कर देता है कार्डियक ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देता है। वाइल इन स्टेबल एंजाइना दे कॉज रिलैक्सेशन ऑफ पेरिफेरल आर्ट्रियोल्स, जो पेरिफेरल आसपास के आर्ट्रियोल्स हैं उसको भी रिलैक्स करता है, जिससे ऑक्सीजन डिमांड बढ़िया हो जाता है, ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ यूज नहीं करना है, कहाँ यूज नहीं करना है, कहाँ यूज नहीं करना है, सुनो। सीवियर मायोकार्डियल डिप्रेशन, अगर किसी को मायोकार्डियल डिप्रेशन है, ब्रेडिकार्डिया, पहले से ही हार्ट रेट बहुत कम है ना, बहुत कम है, या हार्ट ब्लॉकेज है, तो उस कंडीशन में नहीं। प्री एग्जिस्टिंग हाइपोटेंशन, पहले से ही बीपी लो पेशेंट है, बीपी लो क्योंकि ये बीपी कम करता है, और पहले से बीपी लो पेशेंट है तो उसमें यूज नहीं होगा। बस अब देखो क्या कहते हैं, थोड़ा सा क्लास है उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा है बस, ज़्यादा नहीं है, 1-2 पीपीटी है, उसके बाद आपका क्वेश्चन कराएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। 10 मिनट और दो, 5 मिनट दो और कंप्लीट हो जाएगा। यार बड़ा जल्दी थक जाते हो यार, थोड़ा सा पढ़ने के लिए सोचो यार, 1 घंटा पढ़ भी नहीं पाते यार। चलो, ये क्या करता है, हाइपोटेंशन, प्री एग्जिस्टिंग हाइपोटेंशन, यानी पहले से अगर किसी को हाइपोटेंशन है तो उसको ठीक करता है। क्लिनिकल हार्ट फेल्योर, यानी किसी का हार्ट फेल्योर है तो उस कंडीशन में भी यूज़ नहीं करना है। टाइट ऑर्टिक स्टेनोसिस या अनस्टेबल एंजाइना वगैरह में यूज़ नहीं होता है। पोटेशियम चैनल ओपनर्स क्या करते हैं? पोटेशियम चैनल ओपनर जैसे निकोर्नाडिल, पिनासिडिल, मिनॉक्सिडिल, क्रोमाकानिलिन, ये सब आपके पोटेशियम चैनल ओपनर्स होते हैं। तो पोटेशियम चैनल ओपनर्स वेयर यूज्ड अर्लियर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन। हाँ, सीवियर हाइपरटेंशन में यूज होता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज होता है, जैसे मिनॉक्सिडिल, डाइजॉक्साइड, ये सब भी पोटेशियम चैनल ओपनर है, यानी पोटेशियम के चैनल को ओपन कर देता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम अंदर आएगा, तो पोटेशियम अंदर आने से रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब सेल रेस्ट में जाती है, यानी कि रिलैक्स होता है, ठीक है। बट यूज ऑफ दीज एजेंट्स हैज बीन रिड्यूस्ड आफ्टर सिंथेसिस ऑफ सम नोबल पोटेशियम चैनल, मतलब मिनॉक्सिडिल, डाइजॉक्साइड वगैरह यूज करना बंद कर दिया गया क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ड्रग आ गए हैं, निकोर्नाडिल वगैरह आ गया है, तो इसको ही यूज किया जाता है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका? जो पोटेशियम चैनल ओपनर्स होते हैं ये हाइपरपोलराइज क्रिएट करते हैं, किस पर? स्मूथ मसल्स पर, हैविंग डायरेक्ट एक्शन ऑन द सेल मेम्ब्रेन, सीधा सीधा सेल मेम्ब्रेन पर काम करते हैं, सीधे सीधे ये सेल मेम्ब्रेन पर काम करता है, वहाँ हाइपर पोलराइजेशन क्रिएट करता है। उससे क्या हो जाता है भाई, उससे क्या, हाइपर पोलराइजेशन होने से क्या होता है ना कि वहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप होता है, रिलैक्स कर देता है वेरियस टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स, अलग अलग स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है, इंक्लूडिंग द डेट्रियूसर मसल जो होते हैं उसको भी। इंक्रीज पोटेशियम इनफ्लक्स, जैसे पोटेशियम इन्फ्लक्स होगा रिजल्टिंग इन मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। बीटा एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर, आपको पता है कि जो भी बीटा ब्लॉकर ड्रग होते हैं वो क्या करता है, कॉमन बीटा ब्लॉकर जैसे कि एडिनोलोल, मेटोप्रेलोल, नोडालोल, प्रोपेनोल, लॉल लगा होता है, ये क्या करता है, तो मान लो ये हार्ट रेट को कम करने का काम करता है, ठीक है। देखो आफ्टर एक्सरसाइज, अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया या इमोशनल एक्साइटमेंट हो गया, द सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज, उस कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाता है, यानी कि आपके बॉडी में सिंपैथेटिक, इमरजेंसी सिचुएशन, आपकी बॉडी में एड्रेनलिन बढ़ गया, और एड्रेनलिन काम करता है बीटा रिसेप्टर के द्वारा, आपके हार्ट को इंक्रीज कर देता है, हार्ट बीट के रेट को, तो वो कम करता है, विच फर्दर इंक्रीजेज द हार्ट रेट। देखो भाई, सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगा, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मायोकार्डियम यानी कि हार्ट के मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, एंड ऑल्सो प्रिसिपिटेट एन एंजाइना अटैक, जिससे एंजाइना अटैक भी आएंगे। तो बीटा ब्लॉकर्स वही बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा जिससे एंजाइना का अटैक नहीं आएगा, कैसे, तो बीटा एड्रेनर्जिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा जिससे हार्ट रेट थोड़ा कम हो जाएगा। दे कैन ऑल्सो ब्लड प्रेशर, है ना, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखो बाबू, ये बीटा ब्लॉकर कितनी बार पढ़ चुके हो, बहुत बार पढ़ चुके हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी बहुत बार पढ़ चुके हो। अब एक ही चीज को कितनी बार क्लियर किया जाए, लेकिन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। चलो आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बोलोगे तो रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ नाइट्रेट, इसमें से कौन सा ड्रग नाइट्रेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ नाइट्रेट, वेरापेमिल, नाइट्रोग्लिसरीन, एम्लोडिपिन, एटिनोलोल, बताओ भाई कौन सा इसमें से नाइट्रेट है।
इसमें से नाइट्रेट कौन सा है? तो वेरापेमिल है, नहीं, वेरापेमिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एम्लोडिपिन भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एटिनोलोल बीटा ब्लॉकर है। आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन, ये नाइट्रेट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना। एंजाइना के मैनेजमेंट में कौन सा सबसे कॉमनली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज होता है? सीसीबी। सीसीबी कौन सा सबसे ज्यादा कॉमन होता है यूज? तो याद रखना एम्लोडिपिन है, तो ये भी ऑप्शन में, लेकिन एम्लोडिपिन, क्योंकि डिल्टियाज़ाम वेरापेमिल भी है लेकिन वो यूज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट। इसमें से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट है? कौन सा लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट है? बताओ भाई। नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, एमाइल नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रोप्रोसेमाइड प्रोसाइड, बताओ। तो लॉन्ग एक्टिंग हमने बताया था, तो लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रोग्लिसरीन है या एमाइल नाइट्रेट है या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है या आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है? तो आंसर हो जाएगा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये लॉन्ग एक्टिंग होता है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन शॉर्ट एक्टिंग होता है। हाँ, इसको भी अगर सबलिंगुअल दे दे तो फास्ट होगा, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन बहुत फास्ट होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है, ठीक है। एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर प्रीमियरली यूज्ड टू। एंटी एंजाइनल ड्रग किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? एंटी एंजाइनल ड्रग किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है हार्ट रेट, रिलीफ सिम्टम्स ऑफ एंजाइना बाय इंप्रूविंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। बताओ भाई। तो यस, ये रिलीव करता है सिम्टम्स ऑफ एंजाइना बाय इंप्रूविंग ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देता है। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन एंटी एंजाइनल ड्रग क्लास। इसमें से कौन सा एंटी एंजाइनल ड्रग नहीं है? कौन सा एंटी एंजाइनल ड्रग नहीं है? जवाब दो, कौन सा एंटी एंजाइनल ड्रग नहीं है? है ना, कौन सा एंटी एंजाइनल ड्रग नहीं है? नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स नहीं होता है भाई, नाइट्रेट तो होता है, बीटा ब्लॉकर होता है। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो यार, आप लोग तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कल से थोड़ा कम मतलब कंटेंट रखूं। आप लोग बोर हो जाते हो, मैं समझ रहा हूँ, लोड नहीं ले पा रहा है, कोई बात नहीं, मेन बात रखूंगा। मैं थोड़ा अभी फुल कोर्स है तो मैं थोड़ा डिटेल में घुस के पढ़ाना चाहता हूँ, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा चला जा रहा है, लेकिन कोई नहीं। चलो चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, थैंक यू। मिथिलेश्वर ऑफिशियल से जुड़े रहिए, एंड सेंट्रल फार्मेसी चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिए भाई, उसको भी जुड़े रहिए, वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसके लिए भी हमारी टीम बना रही है, वहाँ गुड़िया मैम, जूली मैम, बहुत लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, अरुण सर, इतने लोगों को जोड़ा यार, है ना, आप लोगों के लिए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए हमसे, ठीक है, थैंक यू।